हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव क्या रह रहा है, जो कंप्यूटर सेक्शन है हम उनको क्या करें, उस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफ़ी बच्चों के ना क्वेरीज आ रही थी, मुझे समीर ने बताया कि सर काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग कि सर जैसे हम अपना जो टेस्ट सीरीज़ है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे। तो बेटा ऐसा होगा कि जैसे आपको मतलब संडे की बात करी है शायद उन्होंने ना, संडे को आपको क्या होगा 11:50 पे ना आपको क्या मिल जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा। लिंक रिगार्डिंग जिस पे बेसिकली यही चीज़ें होंगी कि आपको अपना नेम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास अगर आपका रजिस्टर्ड होगा सब डिटेल्स, तो आप क्या हो जाएंगे आगे आगे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपसे बेसिकली जो जैसे आप रियल एग्ज़ाम देते हो वैसे आपका पैटर्न होगा। तो उसके इस बिहाफ पे फिर आगे जाके आप क्या है अपना जो टेस्ट है उसको एक तरीके से दे सकते हो। बाकी यहाँ पे टाइमर लगा होगा ऊपर यहाँ पे टॉप राइट पे, जैसे 90 मिनट्स का टाइम होता है ना, 1.5 घंटे का आपका टाइम होता है, तो वैसे यहाँ पे टाइमर लग जाएगा। और जैसे आपका टाइमर खत्म हो जाएगा, या तो आप उससे पहले सबमिट करेंगे तब भी ठीक है, अगर उससे मतलब जैसे टाइमर खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये क्या है बेसिकली ऐसा करके पूरा का पूरा ये सेट है। बाकी कुछ डाउट्स थे कि जैसे मुझे बता रहे थे समीर की, एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर जैसे मुझे मतलब उस टाइम पे नहीं देना है, मुझे उसके बाद टेस्ट देना है। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है बेसिकली, हो सके तो मैं इनेबल रखूँगा उस चीज़ को, उनको बोल दूंगा टीम को कि क्या करें, आप टेस्ट सीरीज़ को जो है उसको इनेबल रखो कि कोई बच्चा है कि चाहे उसको पर्टिकुलर टाइम के बाद भी उसको चेक कर सके या फिर दे पाए। बस मेन ये है कि 11:50 के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो लाइव हो जाएगा। उसके बाद जैसे जब आपकी मर्ज़ी आप तब उस टेस्ट को दे दें। ऐसा नहीं है कि मतलब कंपल्सरी है कि आपको 12 बजे या फिर 11:50 पे ही स्टार्ट करना है पेपर, वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसके बाद भी दे सकते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि जब आप सिर्फ एक टाइम ही वो पेपर दे सकते हो, जैसे एक पूरा लाइव का जो इंटरफेस है वो आपका वन टाइम ही चलेगा, ये आपने याद रखना है। जैसे आपने क्या किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा पेपर। ठीक है, याद रखना है, सिर्फ आप वन टाइम ही कर सकते हो, क्योंकि जो सर्वर की कॉस्टिंग है वो बता रहे थे कि सर हाई पड़ रही है, तो उसके लिए हम अभी इतना ही कर सकते हैं कि आपका बस आप वन टाइम जो उस टेसिस को एक दो लाइव, जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो वैसे आप लो। उसके बाद क्या होगा, जितने भी आपने क्वेश्चन सबमिट किए होंगे, कहाँ पे आपकी गलतीज होंगी, उसका एक बेसिकली एक पूरा का पूरा स्कोर कार्ड मैंने बोला है उनको बनाने के लिए, एक पूरा स्कोर कार्ड आपको दे देंगे बना के, जहाँ पे आपको बता देंगे कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके गलत क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी और उसको एज अ PDF भी आप सेव कर सकते हो। ओके, उसमें कोई चेक्स वगैरह नहीं रखे हैं, मैंने सिंपल बोला है कि बच्चों का मटेरियल है और बच्चों को उसको, क्योंकि बच्चे हेल्प कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो इंडायरेक्टली क्या हो रहा है बेसिकली, वैसे तो मना ही कर रहे थे मुझे कि सर आप मत टेस्ट सीरीज़ को चलाओ क्योंकि आपको ही घाटा पड़ रहा है इसमें, इनडायरेक्टली आपका ही जो है मतलब इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है ना। पर मैं बोला नहीं, बच्चों की हित में आपको इतना करना चाहिए ना, जितना हम थोड़ा बहुत कर सके कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो उतना बढ़िया है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो जैसे भी XYZ है ना, ये सभी मतलब हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे ऑनलाइन है चाहे कोई भी XYZ कोई भी है। ओके, तो कभी भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं रखनी है, नेगेटिव मेंटेलिटी की, हर हर वक्त मतलब किसी से मतलब अमाउंट ही चार्ज करना, ये करना है ना। जैसे अभी भी बोल रहे हैं कि बच्चे, जैसे मतलब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने काफ़ी रीज़नेबल मतलब बहुत ही कम रखा है, मतलब 200 रुपये का आपने दे रहे हो, और हमने जब लास्ट टाइम लिया था तो मैंने 800-900 रुपये का किसी का लिया था और मुझे उसमें कुछ मतलब कंटेंट भी ठीक नहीं मिला था। तो बेसिकली मेरा वैसा मोटिव भी नहीं है पहले से ही, जैसा है मैं आपको ऑल टू द बेस्ट देने की ट्राई करूँगा, जैसे आपको एग्ज़ाम रेलिवेंट आपका बनता है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके मैं उतना बेस्ट देने की ट्राई करूँगा। ओके, बाकी जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ले लिया है, बाकी देखो सीट से शायद कम ही बची हैं। समीर बता रहा है कि सर 4-5 सीटें ही अभी शायद बची हैं, बाकी सारी बुक हो गई हैं। बाकी देखो इसके बाद ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं 100 तक ही अफोर्ड कर पाऊँगा, उसके बाद तो मेरी भी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो जो डेवलपर है, जो डाटा को हैंडल कर रहा है बैक एंड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि सर हमारे सर्वर की कॉस्टिंग भी हमें हाई पड़ रही है। तो उस सारी चीज़ों को मिलाने के बाद भी ऑब्वियसली मैं 100 तक ही अभी अफोर्ड कर पाऊँगा। तो चलो, आप आई होप आप सभी समझोगे इस चीज़ को। तो चलो यही था। बाकी और ये डाउट था कि सर हम उसको सेव रख सकते हैं, बेटा आप रख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई XYZ और कुछ चीज़ करनी है, बाकी अगर आप सिर्फ ये याद रखो कि आप वन टाइम ही दे सकते हो, ये बस आपने अपने माइंड पे ये रखना है। ओके, बाकी किसी को जब मर्जी देने, जब चाहे वो दे सकता है। बाकी कईयों का ये डाउट आ रहा है कि सर वहाँ पे नाम किसी और का आ रहा है, या फिर जो आप पेमेंट कर रहे हो कुछ UPI ID वगैरह दी है, तो बेटा वो पर्सन है वो उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, जो भी है ना, तो उसी का बैंक अकाउंट वहाँ पे लगा होगा, तो वो इसको हैंडल कर रहा है। तो इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, बस जो ऑफिशियल मेल है आपको उसी के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो कुछ डाउट्स थे, इसके अलावा कुछ और डाउट होंगे तो मैं कर लूँगा। बाकी मुझे यही बताया गया था कि सर ये अभी 2-3 जो डाउट्स आ रहे हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारा बता दिया। चलो फिर आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच द व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड क्यूब,
वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ। यहाँ पे बात करें ये कंट्रोल एफ जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखा मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि कंट्रोल एफ बेटा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बेसिकली फाइंड बॉक्स की बात करते हैं। पर यहाँ पे फाइंड बॉक्स दे रखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका थर्ड, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का बता रखा है। तो पैराग्राफ मैंने आपको क्या बताया था, आप बेटा यूज़ करते हो अल्ट की प्लस आप किस की का यूज़ करते हो, अल्ट प्लस ओ का आप यूज़ करते हो। ओ के बाद आप कौन सी की प्रेस करते हो, पी की को प्रेस करते हो। इससे क्या होता है, जो आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है ना, जिसमें बेसिकली जो भी पैराग्राफ के अलग अलग आपको सेटिंग वगैरह करनी है वो सारा का सारा ओपन हो जाता है। तो उसके लिए ये कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट करना हो तो आप इसे नोट कर सकते हो। बाकी सिलेक्ट करना किसी भी ओपन डॉक्यूमेंट को या फिर कोई डॉक्यूमेंट या कंटेंट को क्या करना सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हो। ये मैंने पहले लिखवाया आपको काफ़ी बार, तो बस आपकी रिवीजन हो रही है साथ में। फ़ोन डायलॉग बॉक्स का मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ोन डायलॉग बॉक्स पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछा गया है, क्योंकि एक यूनिक सा होता है। ये होता है कंट्रोल प्लस डी, ये आपने याद रखना है। क्योंकि हम बात करें एम एस वर्ड की, एम एस वर्ड में कंट्रोल डी क्या करता है, फ़ॉन्ट बॉक्स का काम करता है। पर अगर मैं बात कर दूँ एम एस पावर पॉइंट में, एम एस पावर पॉइंट में बात कर लूँ, तो मैंने क्या बताया था, कंट्रोल डी उस टाइम पे क्या काम करता है, कंट्रोल डी सर उस टाइम पे स्लाइड को डुप्लीकेट करने का काम करता है। ये आपने याद रखना है। ऐसे नहीं समझना है कि सर कंट्रोल डी हमारा अगर पावर पॉइंट में कुछ और काम करता है, पर अगर मैं बात करूँ एम एस वर्ड में, तो एम एस वर्ड में वो कुछ और काम करता है। एम एस वर्ड में वो फ़ॉन्ट बॉक्स को ओपन करेगा, और अगर पावर पॉइंट की बात करूँ तो वो स्लाइड को डुप्लीकेट करने का काम करेगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस जो चीज़ें हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है इन चीज़ों को। रटने की कोई बात नहीं है, बेसिकली हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको अपने अपने अंदर ऑटोमेटिकली कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही होगी कि सर हमें, कि काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमें मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिख रही है। तो बेटा ऐसे ही होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बोला था कि धीरे धीरे आप जब एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आप आपका बस मेन मोटिव यही है, आप रेगुलरली पढ़ो, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेंगे साथ मिलके। इसके अलावा और क्या क्या शॉर्टकट की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल एच किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली अगर आपको एक तरीके से क्या यूज़ करना है, रिप्लेस, रिप्लेस ऐसे कई बार ऐसे लिखा होता है फाइंड एंड रिप्लेस, या फिर कई बार शॉर्ट में लिखा होता है रिप्लेस। तो अगर दोनों लिखा हो तो इसका मतलब है एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल एच की बात कर रहा है, कि फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपको करना है तब आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको रिप्लेस करना है तब आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो आप कंट्रोल एच का यूज़ करेंगे। बाकी इसके अलावा वर्ड में आपको मैंने एक और कौन सी शॉर्टकट कमांड बताई थी, कंट्रोल ई बताई थी। कंट्रोल ई आपकी किसके लिए होती है, सेंटर के लिए होती है। ठीक है, कंट्रोल ई फॉर सेंटर। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल जे होता है, इसको इससे हम क्या करते हैं सर, जस्टिफाई करते हैं कंटेंट्स को। बाकी इसके अलावा मैंने हाइपर लिंक की आपको बताई थी, कंट्रोल के का आप यूज़ करते हो। इसके अलावा रीडू का मैंने बताया था, कंट्रोल वाई का आप यूज़ करते हो। तो ये सारा आपका रिवीजन है एक तरीके से, साथ में जो आपने पीछे पढ़ा है वो भी आपको क्या होता है यहाँ पे प्लस पॉइंट, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। बाकी देखो मैंने आपको पैराग्राफ से मिलती जुलती एक इंपॉर्टेंट डाटा बताई थी कि आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा था स्पेसिंग का। स्पेसिंग के सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जब आप स्पेसिंग की बात करते हो तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपको डबल लाइन स्पेसिंग देनी है, डबल लाइन स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। तो मैंने बताया था आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस टू का। इसके अलावा हाफ, अगर आपको हाफ स्पेसिंग देनी है, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है एक तरीके से, हाँ मतलब फाइव वो करते हैं, मतलब हाफ स्पेसिंग देनी, तो आप उसका कौन सा यूज़ करते हो। चलिए आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको हाफ स्पेसिंग देनी है, या फिर वन वन का तो सभी को पता है, अगर वन के लिए सर हम कंट्रोल प्लस वन का यूज़ करते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको हाफ स्पेसिंग देनी है, तो इसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करोगे, या फिर किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, किस में इम्प्लीमेंट करोगे आपके एम एस वर्ड के अंदर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे इसको नीचे कमेंट करके बताएंगे। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी इससे मिलती जुलती। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेल की बात कर लेते हैं। एक्सेल में क्या क्या एक शॉर्टकट कमांड थी जो इंपॉर्टेंट आपको बताई थी मैंने रिवीजन के लिए। अगर मैं बोलूँ तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्सेल में ये चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती हैं कि अगर आपको एक पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो। तो अगर हम एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो एक्सेल के हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिर्फ शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो हमारी की होती है, इससे हम क्या करते हैं सर, बेसिकली बेटा इससे आप क्या करते हो, एक रो को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, रो सिलेक्शन, एक पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तब आप ये वाली शॉर्टकट कमांड यूज़ करो। किस में यूज़ करेंगे, आप एक्सेल में यूज़ करेंगे। बाकी इससे मिलती जुलती मैंने आपको कौन सी बताई थी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अच्छा सर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का क्या काम रहता है बेटा, जब आपको एक कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, जिससे क्या होता है, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, सेलेक्ट इंटायर कॉलम। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, इंटायर कॉलम।
कि आपको क्या करना है, पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब रो और इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो बेटा रो ऐसी होती है, जब भी आप कोई डाटा इस फॉर्मेट में सिलेक्ट करते हो ना तो ये रो होती है, और कॉलम क्या होता है, कॉलम आपका इस फॉर्मेट में जब आप ये डाटा को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो इसको बोलते हैं रो, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे ही डाटा होते हैं, जितना आप जितनी बार इनको रिवाइज़ करोगे उतनी बार आपके माइंड में ये बैठ जाएंगी, और एग्ज़ाम में जैसे आप इसको देखोगे आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये ग्रैब होकर आपको दिख जाएंगे, और आपको लग जाएगा अच्छा सर इसका राइट आंसर ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो हम चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ट्रू है और कौन सी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फॉल्स दे रखी है। तो फर्स्ट दे रखा है स्काई कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस। देखो ये स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट है। सेकंड दे रखा है द टर्म पैन स्टैंड फॉर प्राइवेट। देखो प्राइवेट नहीं होता है, इसका मैंने आपको क्या बताया, इसको मैंने बोला पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क हम बोलते हैं किसको, हमारे पैन को। तो देखो वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, बस उन्हीं चीज़ों को इन्होंने क्या कर दिया है, लाइन वाइज लाइन करके आपको प्रेजेंट कर दिया है। आपको बताओ आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में। तो वैसे ही अगर आपने जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बनी गई होगी कि वो क्वेश्चंस रीड करके ही समझ पा रहे हैं। अच्छा सर पैन की बात करिए, तो पैन सर ने कितनी बार बोला है कि सर पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है बेटा वो। तो सर अच्छा हाँ हमें याद आ गया पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द टर्म लेड LED स्टैंड फॉर, इसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। देखो डायोड बोलते हैं, डिस्प्ले नहीं बोलते हैं, ये भी आपने सर कितनी बार बताया है। तो इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट ट्रू और बाकी तो हमारे फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो कौन सी स्टेटमेंट बन रही है हमारी, फोर्थ यहाँ पे सर हमारा राइट आंसर बनना है। ठीक है, अब देखो कितनी चीज़ें आप क्लियर हो रही हैं, जैसे आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं ना उससे देखो ये फ़ायदा होता है आपको। बाकी देखो और क्या क्या, मैं अगर आपको बात करूँ, मैंने आपको क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे। USB की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, क्या बताई थी सर, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, देखो मेरा यहाँ पे लिखवाने का या फिर लिखने का मोटो यही है कि इन दैट आपके माइंड में वो चीज़ बैठनी चाहिए। मुझे रटने का या फिर मुझे रटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बेसिकली आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बिठा देनी है कि जैसे आप एग्ज़ाम में देखो आपके माइंड में वैसे ही वो चीज़ स्ट्राइक कर जाए। USB मैंने बताया था, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको GUI का बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। CPU को मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। LAN बताया था लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारे स्काई होती है वो कितने बिट का कोड होता है। अगर यहाँ पे स्काई की बात करिए ना तो कितने बिट का होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कितने बिट का होता है, तो ये बेटा आपका 7 बिट का कोड होता है। अगर मैं बात कर लूँ जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है या फिर इसके जो बाद आया था जिसको हम स्काई 8 भी बोलते हैं, स्काई 8 भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड स्काई। दोनों इसी के नाम है, आपने याद रखने हैं। चाहे एक्सटेंडेड स्काई की बात करूँ मैं, चाहे स्काई 8 की बात करूँ मैं, तो ये दोनों कितने बिट के होते हैं बेटा, ये आपके 8 बिट का हमारा क्या होता है, एक तरीके से कोड का फॉर्मेट होता है, या फिर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करनी है उसका एक फॉर्मेट होता है। स्काई की फुल फॉर्म याद रखनी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। काफ़ी बार ये इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। बाकी देखो यहाँ पे पैन के बारे में बात करें तो पैन का मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा हमारे पास क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन। और जो पैन होता है, पैन का एग्जांपल क्या है आपका, अगर मैं पैन की बात करूँ तो पैन का एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, ब्लूटूथ। जो आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो ना, तो ब्लूटूथ किसका एग्जांपल आता है सर, हमारा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आता है। ओके, बाकी ब्लूटूथ की मैंने आपको रेंज भी बताई थी, कितनी होती है रेंज इसकी, नियर अबाउट कितनी होती है, 10 मीटर रेंज होती है। ये सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आपने याद रखना है। बाकी देखो यहाँ पे LED की बात करिए, चलो LED का तो आपको लग गया पता, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। पर जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो OLED पूछा जाता है, वो आजकल एग्जामिनर का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है या फिर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगता है उसको। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक, O से ऑर्गेनिक होता है। बाकी तो आपको पता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, इसको मैं पूरा लिखूंगा, बाकी बता लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, ई से आएगा हमारे पास एमिटिंग और यहाँ से बन जाएगा डायोड। तो OLED काफ़ी बार पूछा जा रहा है तो उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अपने क्या करना है, नोट करके अपने कॉपी पे लिख लेना है। जिन्होंने नहीं लिखा है, बाकी जो रिवाइज करें साथ में, उनके लिए तो चलो सोने पे सुहागा ये। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मैच करना है आपको, क्या किसके करना है, MS Word 365 आइकन्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कुछ आइकन दे रखे हैं और उनके मीनिंग आपको बताने हैं। तो देखो सबसे पहले जो ये आइकन दे रखा है ये किसके लिए होता है, ये आपका ओरिएंटेशन के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन मैंने आपको क्या बताया था बेटा, आपके पास 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक हमारे पास आता है पोर्ट्रेट और दूसरा आता है हमारे पास लैंडस्केप। ये सर आपने हमें समझाया भी था क्या होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब। तो जिन्होंने नहीं देखा है ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग से देखें, इस चीज़ों को बेसिक अपने क्लियर करें तो ऑब्वियसली उनको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखो यहाँ पे समझ रहे हो, एक पेज हमारे पास कैसा ऐसा पेज है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, और लैंडस्केप इसका उल्टा हो जाता है। ये ऐसे पेज लेटा हुआ तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लैंडस्केप बन जाता है। बाकी देखो सेकंड दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन किसका है सर, ये कॉलम्स का है।
अब कॉलम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो आप एक्चुअली में न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, जब आप देखते हो ना न्यूज़पेपर जब आते हैं हमारे घर पे, तो वो देखना कुछ इस 2 कॉलम में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो जो कॉलम में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई प्रोवाइड हमें मिलती है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर वाले किस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, वो कॉलम का यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। बाकी अगला देखो, ये वाला सिंबल जो होता है ना, ये वाला, इसको जूम कर देता हूँ मैं। ये वाला सिंबल आप किसके लिए यूज़ करते हो, जब आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। जैसे मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, ऐसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए वर्ड में कौन सा सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है या फिर आइकन होता है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ये। अब ये देखो, ये तो सिंपल अब लगे गया होता। अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, अब देखो फॉर्मेटिंग क्लियर करने का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको हाईलाइट किया था, इस जो है यहाँ पे टेक्स्ट कलर हाईलाइटर आपको दिख रहा है ना, ये मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। तो जैसे मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, ये वाला हाईलाइटर वाला, क्लियर और फॉर्मेटिंग, तो इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग लगी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये मतलब होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। टेक्स्ट तो वैसे ही रहेगा, पर इसके ऊपर मैंने जो अलग कलर फलर कुछ लगाए हैं वो मुझे हटाने होंगे, तो उसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट का हमारा सेकंड। ओके, फर्स्ट का सेकंड है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। फर्स्ट का सेकंड आ गया, सेकंड का हमारा थर्ड आ गया, तो यहाँ पे देखो सेकंड हमारा बन जाएगा राइट आंसर। ओके, तो इसका ये मतलब यहाँ पे ये हमारा गलत बन जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें ना समझनी है, रटनी नहीं है कोई भी चीज़ें। जितना आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी इंक्रीज़ होगा, और साथ में जो भी चीज़ें एक्स वाई जेड वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेंगी। जो भी आपको कमियाँ लगती हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या होती रहेंगी, इंप्रूव होती रहेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे फिर से वही स्टेटमेंट दे रखी है, आपकी बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू और कौन सी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। फर्स्ट दे रखा है कॉमन गेटवे इंटरफेस, जिसको हम CGI बोलते हैं। स्क्रिप्ट इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड CGI प्रोग्राम डिजाइन टू रिसीव एंड रिटर्न डाटा। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेसिकली होता है क्या, जैसे मान लेते हैं आपका ये कंप्यूटर है ना, आपके कंप्यूटर और जो आपका सर्वर होता है, सर्वर कौन सा बेटा, आपका वेब सर्वर, जहाँ से आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो। तो इसके बीच में ना एक एक तरीके से रास्ता होता है या फिर एक गेटवे होता है, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो गेटवे आपका कौन सा होता है, जैसे मान लेते हैं मेरा वेब ब्राउज़र है कोई, तो वेब ब्राउज़र मुझे क्या देता है, ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और उस इंटरफेस में होता है क्या, बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से मैं अपने वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। क्योंकि ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी आप क्या करते हो, किसी सर्वर से कोई चीज़ मांगते हो, तो मांगने का मतलब है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट आप किससे करते हो, बेसिकली सर हम अपने वेब ब्राउज़र से वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कोई क्या चाहिए, मुझे सर कोई एक वेबसाइट ओपन करनी है, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी होगी, या फिर उसके ऊपर हमारे पास इंस्टॉल करी होगी, या फिर वहाँ पे रखी गई होगी, ऐसे समझ लो नॉर्मल भाषा में। तो अगर आपको उस पेज को लेकर आना है आपके कंप्यूटर या फिर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको देखने के लिए, तो आप क्या करते हो सर, आप वेब ब्राउज़र का ओपन करते हो या फिर यूज़ करते हो। तो वेब ब्राउज़र्स में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक गेटवे होता है, उसको बोलते हैं CGI, या फिर सिंपल इसको बोलते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्योंकि आप इसी इंटरफेस की वजह से रिक्वेस्ट भेजते हो, और इसी इंटरफेस के हेल्प से सर्वर क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। ठीक है, सर्वर क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स बैक करता है। अच्छा, आपने ये चीज़ मांगी थी, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ वापस आपको दे देता हूँ। वही यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन फॉर रिसीव एंड रिटर्न द डाटा। ये एक तो डाटा वो रिसीव भी करता है और डाटा क्या करता है, रिटर्न भी करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, मान लेते हो आप यहाँ पे हो, आपने क्या किया है, आपने अपना मोबाइल्स या फिर आप मोबाइल में आपने अपना ब्राउज़र ओपन किया है, तो ब्राउज़र आपका क्या बन गया, CGI बन गया। और जब भी आप कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे लिखते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके सर्वर के पास जाती है। ठीक है, सर्वर उसको समझता है, कहाँ भेजता है, आपके CGI के पास भेजता है, और CGI कहाँ दिखाता है, आपको ब्राउज़र के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। तो ऐसे करके जो है वो पूरा का पूरा जो स्टेप्स हैं वो चलते हैं, जब आप एक तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देखा स्टेटमेंट, HTTP इज़ वन ऑफ द इंटरनेट, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। HTTP बेटा क्या है, आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये क्या बेसिकली प्रोटोकॉल है, अगर आपको सिंपल लिखना है तो सर ये हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म बात कर लें तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैंने आपको बताया था HTTP बताया था। बाकी इसके अलावा इसका मैंने आपको बताया था कि इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ किसका, HTTP का, तो वो कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा आपके पास एक HTTPS भी होता है, HTTPS। तो जो S यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा होता है, ये तो आपको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पर S का मतलब क्या होता है, S को बोलते हैं हम सिक्योर, कि ये एक तरीके से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमें देने का काम करता है। और जब भी आप देखोगे ना कोई आपकी वेबसाइट HTTPS है, तो उस वेबसाइट की स्टार्टिंग में ना एक सिंबल बना होता है, ताले का सिंबल,
ऐसे करके ताले का सिंबल बनाता है। वो ताले का सिंबल क्या बताता है आपकी कि जो आपकी वेबसाइट है वो क्या एक तरीके से सिक्योर वेबसाइट है। ओके, तो एस स्टैंड फॉर सिक्योर। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई सर, जब हम नॉर्मल एचटीटीपी यूज़ करते हैं तब तो हमारा रास्ता कितना बन जाता है, क्या आप 80 नंबर गेट से जाओगे। ओके, मान लेते हैं 80 नंबर गेट है कि अगर मैं बोलूँ अगर आप 80 नंबर गेट से जा रहे हो तो आप एचटीटीपी का यूज़ करोगे। पर मैं आप बात करूँ कि नहीं, मुझे आपकी पूरी चेकिंग करके आपको अंदर भेजना है, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, तो आप कौन से गेट से जाओगे सर, हम जाएंगे 443 से। और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक तरीके से बताओ कि जो HTTPS है वो कौन सा डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करता है या फिर कौन सा एक रास्ता यूज़ करता है। आप बोलेंगे सिर्फ पोर्ट नंबर 443 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या फिर किसके लिए यूज़ किया जाता है सर, जब हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। ओके, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है ना, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलो यहाँ पे इसमें एक स्टेटमेंट हमारी ठीक होगी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत होगी अकॉर्डिंग टू जैसे हमने रीड किया यहाँ पे। फिनेक्स दे रखा है, द टर्म वेब बोट अप्लाइज टू प्रोग्राम एप्लेट मैक्रोज एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स दैट ऑन द इंटरनेट सच बोट्स perform a repetitive function such as posting messages to multiple news group or doing search for information। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि देखो वेब बोर्ड काम क्या करते हैं, बेसिकली एक छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं ना, वो आपके बिहाफ पे काम करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे टेलीग्राम पे होते हैं काफ़ी बोर्ड्स वगैरह होते हैं कि जैसे अगर आपको क्विज़ वगैरह कोई बनाना है तो आप अपना क्विज़ बना देते हो और आप उसको बोल देते हो कि इतने टाइम पे उसको पोस्ट कर दे, तो वो आपके बिहाफ पे क्या करता है, उस चीज़ों को पोस्ट करने स्टार्ट कर देता है। तो बोर्ड्स भी वही काम करते हैं, वेब बोर्ड्स जो होते हैं। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट आएगी, फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे देखो हमारा फोर्थ क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो एसटीज में मिलते जुलते क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर इसी की बात कर लेते हैं, अगर मतलब वेब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो HTTP पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोटोकॉल पूछा जाता है, SMTP वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम उसको बोलते हैं। बाकी इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा ब्राउज मतलब बेसिकली ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो रेंडरिंग करने का काम करता है ना, तो वो वेब ब्राउज़र करता है या फिर उसको रेंडरिंग इंजन भी बोलते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। वो क्या करता है, आपकी HTML कोड को समझता है और आपको कैसे उसको दिखाना है वो दिखाने का काम करता है। कौन करता है, बेसिकली सर हमारा वेब ब्राउज़र करता है, या फिर वेब ब्राउज़र के अंदर जो इंजन होता है जिसको हम बोलते हैं रेंडरिंग इंजन, वो ये सारा काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बनता है, एग्ज़ाम रेलिवेंट बनता है। बाकी देखो अगर मैं बात करूँ कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है वेब सर्वर का, तो वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है, आपको कोई डाटा स्टोर करना आपका, या तो आपके किसी डाटा को प्रोसेस करना, या तो आपके जो वेब पेजेस हैं उसको आपको देना। ये तीन मोटे मोटे काम होते हैं किसके, जो आपका वेब सर्वर होता है। तो ये बाकी तो इंपॉर्टेंट डाटा ही होते हैं। बाकी देखो एक चीज़ की और चीज़ पूछी जाती है, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर मालवेयर की बात करें, कि यहाँ पे मालवेयर की हमने बात नहीं करी ना, है ना, तो मालवेयर का मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी से कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट टाइप ऑफ मालवेयर एक्ट एज अ बोट नेटवर्क कंट्रोल बाय अ हैकर, है ना, बेसिकली एक बोट नेटवर्क है वो उसको हैकर कंट्रोल करता है, तो वो किस टाइप का एक तरीके से नेटवर्क बन जाता है या फिर मालवेयर बन जाता है, तो आप बोलते हैं सर वो बोट नेट बन जाता है। जिसको नहीं पता वो उसको ऐसे लिख लेना कि सर हमारे पास क्या होता है, एक बोट नेट होता है। बोटनेट क्या होता है, बेसिकली मैं एक तरीके से अपना एक ऐसा प्रोग्राम बना दूँ वो आपके सर्वर पे बार बार एक तरीके से क्या करेगा, मतलब बार बार जाता रहेगा आपके सर्वर के ऊपर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बोटनेट। तो इसको आप ऐसे लिख लेना कि सर एक टाइप का वायरस या फिर मालवेयर होता है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर एक्ट लाइक अ बोट नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय हैकर। इसको कौन कंट्रोल करता है बेटा, हैकर कंट्रोल इसको करता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, बोट नेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, इसको आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ से रेस कर देता हूँ, आपको पता है ये थोड़ा हैंग करता है फिर बाद में। तो ये सारा जो डाटा है ना, इसको क्या करना है, अपने अच्छे ढंग से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मैच करने के लिए, मैच द एब्रीविएशन एंड द लिस्ट। बेसिकली आपको एब्रीविएशन मैच करनी है, तो CD-ROM आपको पता है, CD-ROM हम किसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट रीड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। EEPROM को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली ये टाइप ऑफ रोम होता है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ रोम होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, डाटा सर परमानेंटली स्टोर करते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं।
नॉन वोलेटाइल क्या बोलते हैं सर, इसको हम मेमोरी बोल देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। और रोम के अंदर कौन सा हमारा प्रोग्राम होता है, बेसिकली सर हमारे पास फर्मवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और फर्मवेयर को हम क्या बोल देते हैं समटाइम, कि बेसिकली जो हमारे पास स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो कहाँ पड़ी होती है, वो हमारे पास फर्मवेयर के अंदर पड़ी होती है। बाकी रोम में और क्या क्या चीज़ होती है, जैसे मान लेते हैं बायोस पूछ लिया जाता है कि बायोस आप कहाँ स्टोर होता है, तो वो भी रोम के अंदर वहाँ स्टोर होता है। तो ये सारी मिलती जुलती जो टर्म्स होती हैं वो एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं, इनको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सीरियल बस है, तो यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर बन जाएगा। पीसीबी स्टैंड फॉर आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सारी चीज़ें मैं देखो मैंने वही है जो आपको मैंने समझाई हैं, या मैंने एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स जो लिखवाए हैं ना, वही देखो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। जिन बच्चों ने अच्छे ढंग से नोट्स बनाए हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको पता है कि सर आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई हैं और हमें क्वेश्चन देख के इसका आंसर लग रहा है पता, अच्छा ये इसका राइट आंसर हो सकता है। हाँ, तो ये सारे आपने नोट कर लेना। बाकी रैम आपको पता है, रैंडम एक्सेस हम मेमोरी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे और बात कर लेते हैं और कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं सिंगल सिंगल में, तो अकॉर्डिंग टू इसका आंसर हमने टिक नहीं किया यहाँ पे। ए का हमारा सेकंड, ए का हमारा सेकंड, तो यहाँ पे ये दोनों तो वैसे डिस्कार्ड होगी। ए का सेकंड आता है हमारे पास, फिर डी का हमारा 1 है तो डी का 1 ही है यहाँ पे। सी का हमारे पास बन जाता है 4th, ठीक है, सी का 4th। तो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, यहाँ पे करेक्ट बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे थर्ड जो इस क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा। बाकी देखो मैंने क्या क्या बताया था कि सी डी रोम क्या है, एक तरीके से हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज है ना। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि यूएसबी है वो किसने इन्वेंट करी है ना, या फिर किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, ये हमारा इंटेल ने बनाई गई थी। अच्छा, यूएसबी का फाउंडर कौन था, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, इसका आप मुझे, ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर 2, ये आपका होमवर्क नंबर 2 रहेगा। एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि अगर आपको हाफ करना है आपके एक तरीके से लाइन स्पेसिंग को, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कि यूएसबी का फाउंडर कौन था। ओके, ये आपका 2 होमवर्क रहेंगे। बाकी देखो इसके अलावा जैसे पीसीबी के यहाँ पे बात करिए तो पीसीबी में एक चीज़ पूछी जा रही है आजकल काफ़ी कॉमनली, कि कौन सा मटेरियल है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है नॉन कंडक्टिव एक तरीके से पीसीबी के लिए। तो नॉन कंडक्टिव पीसीबी के लिए फाइबर ग्लास का यूज़ किया जाता है आजकल, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखना कि सर हम बात कर लेते हैं जब नॉन कंडक्टिंग जो हमारी पीसीबी है उसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम बेसिकली सर एक ग्लास का यूज़ करते हैं और उस ग्लास काफ़ी पॉपुलर है वो ग्लास, तो उसको आप नोट करना, एक से मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग पीसीबी के लिए सर आप किसका यूज़ करते हैं, FR4 का यूज़ करते हैं, है ना। FR4 होता है क्या, बेसिकली फाइबर ग्लास बोलते हैं इसको, ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिकली नाम ऐसे लिखे होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। इसको बोलते हैं फाइबर ग्लास, ओके, इसको आप बोलते हैं फाइबर ग्लास, ठीक है। FR बेसिकली फाइबर ग्लास, और फाइबर ग्लास का कौन सा बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं वर्जन बोल रहे, या फिर एक तरीके से फाइबर ग्लास का कौन सा एक तरीके से अभी करंटली चला है, तो FR4 है। बाकी भी लेटेस्ट चेक कर लेना कि इसके अलावा आगे तो नहीं कोई और इंक्रीज़ आया या फिर कोई लेटेस्ट तो नहीं आया कोई, तो वो हो सके तो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना उसको ना। तो इसको भी आप क्या करना, नोट करके लिखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जाम में ना पूछी जाती हैं काफ़ी बार। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द वैल्यू। देखो स्टेटमेंट बेस ही फिर वही क्वेश्चन। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल, देखो असेंबली लैंग्वेज होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने आपको समझाया था। एंड इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी कि इंटरप्रेटर हमारा क्या काम करता है, स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट चलता है। यहाँ पे अगर लिखा था ना फुल प्रोग्राम, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, पर यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मैं आपको एग्जांपल लेके भी बता दूंगा क्या इसका मतलब होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है द आउटपुट ऑफ असेंबलर इज अ बाइनरी कोड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी एक असेंबली लैंग्वेज को कोई कोड आउटपुट होकर निकलता है, शायद मैंने कल या परसों ही बताया था, ये चीज़ समझाई हुई थी असेंबलर कैसे काम करता है। तो उसका जो लास्ट कोड आता है उसको बाइनरी कोड बोल लो, ऑब्जेक्ट कोड बोल लो, या फिर मशीन कोड बोल लो, एक ही मतलब होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो जो कई बच्चों को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो सर सेकंड स्टेप क्या है, इंटरप्रेटर क्या काम करता है। आप ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कि मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया है ना, मैंने एक प्रोग्राम बना दिया अपना, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ 2 वैल्यू को, ठीक है, 2 और 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले वैल्यू नंबर 1 चाहिए, वैल्यू नंबर 1, या फिर वैल्यू ए के अंदर क्या पड़ा है, मान लेते हैं ए के अंदर मेरा 2 पड़ा है, और मेरे पास बी मेमोरी है, बी मेमोरी मेरे पास कितना पड़ा है, 3 पड़ा है। तो मुझे क्या चाहिए, वैल्यू ए मेमोरी की चाहिए सबसे पहले, फिर वैल्यू मुझे बी मेमोरी की चाहिए, है ना। दूसरी स्टेटमेंट मेरी ये बन गई। तीसरी स्टेटमेंट मैंने डाल दी कि मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। प्लस करना है किसको, वैल्यू ए और वैल्यू 2 को। इसको मैं थोड़ा वैसे कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ उस चीज़ को।
ठीक है, वैल्यू ए वैल्यू बी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है आप किसको, ए और बी को, वैल्यू ए और दूसरी आपकी कौन सी वैल्यू बी, इन दो को आपको प्लस करना है और लास्ट में क्या करना है आपको इसका रिजल्ट को सेव करना है। ठीक है, इसको रिजल्ट को क्या करना है आपने सेव करना है। तो देखो ये आपका क्या बन गया सर, ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम कौन सा बन गया, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो दो वैल्यू को, ऐड कर रहे हो टू वैल्यूज़ को। ठीक है, टू वैल्यूज़ कहाँ पड़ी है सर हमारी, एक तो ए मेमोरी में पड़ी है, ए मेमोरी में कितना है हमारे पास, जो हमारी ए मेमोरी है इसमें हमारा 2 पड़ा है, और मेरे पास बी कोई मेमोरी है रैम के अंदर, उसके पास मेरे पास कितना पड़ा है 3 पड़ा है, ये मेरे पास रैम में डाटा पड़ा है। अब देखो आपने प्रोग्राम तो लिख लिया, आपने किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, तो मान लेते हैं आपने किसी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है आपने, मान लेते हैं पाइथन के अंदर लिखा है, क्योंकि पाइथन कौन सी लैंग्वेज आती है, पाइथन सर हमारी एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी आती है ना। तो यहाँ पे इसको मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो आपने ये प्रोग्राम लिख दिया, अब होता क्या है जब इंटरप्रेटर काम करता है, तो इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, जैसे मान लेते हैं आपको क्या चाहिए, इंटरप्रेटर। अब देखो आपको इंटरप्रेटर क्यों चाहिए, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। बेटा मैंने आपको एक चीज़ पहले सबसे स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि कंप्यूटर हमेशा हमारा क्या लैंग्वेज समझता है सर, 0101 की भाषा समझता है, या फिर इसी को आप क्या बोल देते हो सर, इसको हम बाइनरी बोल देते हैं। कई बार बाइनरी लिखा होता है, कई बार इसी को ऑब्जेक्ट कोड लिखा होता है, कई बार इसी को क्या लिखा होता है, मशीन कोड लिखा होता है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना होता है, एग्जामिनर बस इसी की बात कर रहा होता है, 0101 की बात कर रहा होता है, या फिर कई जगह से भी लिखा होता है मतलब पॉजिटिव +5 वोल्टेज या फिर 0 वोल्टेज, तो मतलब अलग अलग वे में लिखा होता है। पर लास्ट में एग्जामिनर बात किसकी कर रहा होता है, बस इस लैंग्वेज की बात कर रहा होता है कि आपकी जो लास्ट में, क्योंकि एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना, काम करना होता है, वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में होता है कंप्यूटर में। पर अभी देखो आपने प्रोग्राम किस में लिखा है, आपने सर उस लैंग्वेज में लिखा है जहाँ पे आपको समझ आ रहा है, कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सहारा लेते हैं। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन आता है, हमारा इंटरप्रेटर आता है। तो इंटरप्रेटर क्या काम करेगा, ये बेसिकली आपकी एक एक लाइन लेकर आएगा, ये बोलेगा अच्छा वैल्यू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अपने आप समझेगा, इसको डिकोड करेगा, फिर इसको डिकोड करने के बाद इसका क्या बनाएगा सर, ये इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या बना दिया इसने, मान लेते हैं 0101 बना दिया, इसका मतलब अच्छा, इसका मतलब है वैल्यू, कंप्यूटर समझ आएगा, अच्छा इसका मतलब है कि वैल्यू ए इसको लेकर आनी है। फिर वो जब इसने क्या बना दिया, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट उठाई, इसको इसने समझा, और उसके बाद इसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। तो ये काम कौन करता है, ये आपका इंटरप्रेटर करता है। वो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि बेसिकली एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ईच स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग करता है लैंग्वेज इनटू मशीन कोड एंड रन इट। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, ईच स्टेटमेंट लिखा है, मतलब बेसिकली ये करता है हर एक स्टेटमेंट को एक एक करके लेके जाने का काम करता है। पहले इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना, पहली स्टेटमेंट को उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, फिर जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तब वो अगली स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। तो अगली स्टेटमेंट कौन सी, यहाँ पे वैल्यू 2, तो फिर वैल्यू 2 के ऊपर जाएगा, फिर इसको समझेगा, इसको डिकोड करेगा, फिर इसका क्या कर देगा, बाइनरी कोड यहाँ पे आपको कोई भी बना के दे देगा। मान लेते कोई भी ऐसे करके बाइनरी कोड बना, तो ऐसे करके जो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को, किस में, ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड बोल लो, बाइनरी कोड बोल लो, मशीन लेवल लैंग्वेज बोल लो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप बोलो, क्योंकि सभी का मतलब लास्ट में एक ही होता है। तो इसमें कन्वर्ट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है, याद रखना है अपने, लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन या फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हैंग कर रहा है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तब किसकी बात कर रहा होता है एग्जामिनर, वो इंटरप्रेटर की बात कर रहा होता है। तो ये आपने नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, आई होप आपको ये सारा फंडा समझ आया होगा, कैसे काम करता है, कैसे वो 1 बाय 1 काम करता है। इसका जो टूल था मैंने आपको बताया था, एक दूसरा होता है हमारे पास, कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या बोलता है, वो पूरा का पूरा मुझे कोड दे दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा एक ही बार में। जैसे यहाँ पे एक एक लाइन करके कन्वर्ट कर रहा था ना, वो कंपाइलर क्या बोलता है, मुझे पूरा प्रोग्राम एक बार में दे दो, मैं उसको समझूंगा और एक बार में उसका बाइनरी कोड बना के आपको दे दूंगा, 0101 करके वो दे दूंगा। तो ये काम हमारा कंपाइलर करता है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको क्या करना है, अपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और इनसे मिलते जुलते क्या क्या वन लाइनर बन जाते हैं। वैसे वही जैसे मैंने आपको कंपाइलर का बताया कि व्हाट प्रोग्राम ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वंस, तब आप बात बोलेंगे सर हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको अगर ऐसे पूछ लिया कि ऐसी कौन सी भाषा है जो सीपीयू डायरेक्टली समझ लेता है विदाउट उसकी ट्रांसलेशन, तो सर वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिनको नहीं पता ना वो यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ उनको। कैसे लिख लेना कि सर हमारे पास एक मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन बोल लो या फिर आप बाइनरी बोल लो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कैन डायरेक्टली बी अंडरस्टैंड बाई सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, है ना, विदाउट ट्रांसलेशन।
ओके, जैसे मान लेते हैं मुझे हिंदी आती है और आप मेरे से हिंदी में बात कर रहे हो, तो मुझे कोई बीच में कोई बंदा चाहिए जो उसको ट्रांसलेट करेगा, ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर को मैं सीधा उसकी जानने वाली भाषा दे दूं तो उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी सर? नहीं पड़ेगी। तो वही चीज़ मैंने एक लाइन में लिख दी है कि मशीन लैंग्वेज कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द CPU, कि CPU उसको डायरेक्टली समझ लेता है ताकि, और उसको क्या करना पड़ता है विदाउट ट्रांसलेशन, कि उसको मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत कब पड़ती? मान लेते हैं कोई बंदा जैपनीज़ में बात कर रहा है और मुझे आती है हिंदी, तो मुझे एक ऐसा पर्सन बीच में चाहिए होगा कि जो मेरी भाषा जैपनीज़ में कन्वर्ट करके दूसरे को बताए और दूसरे की जापानीज़ भाषा मुझे कन्वर्ट करके बताए। ओके, तो ऐसे करके जो काम होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो काम करता है। एक स्टेटमेंट आपने ये नोट कर लेनी है। बाकी जैसे मैंने दूसरी आपको स्टेटमेंट बताई थी अभी कि जैसे कंपाइलर की मैंने बताई थी, कंपाइलर का यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में एट वंस, तो वो आपका कंपाइलर काम करता है। इसको ऐसे नोट कर लेना आप कि सर हमारे पास एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना इसको, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज ऑल एट वंस। इसमें अलग कर से लिखता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में आना चाहिए, ऑल एट वंस, कि एक ही बार में वो क्या करता है किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ऑल एट वंस। तो वो कौन आता है आपके पास? कंपाइलर वो आता है। तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने क्या करना है इनको नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो पाइथन का मैंने आपको बताया था, पाइथन क्या होती है सर? ये हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था ना इंटरप्रेटर, तो पाइथन बेसिकली इंटरप्रेटर के बिहाफ पे ही काम करता है। या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी पाइथन लैंग्वेज है ना, उसको आप किस लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं? तो हम बोलते हैं सर वो हमारी हाई लेवल इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। जो हमारी पाइथन होती है ना, तो पाइथन किस में होती है? बेसिकली आपकी हाई लेवल इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। क्योंकि यहाँ पे जो एक तरीके से काम होता है ना, वो इंटरप्रेटर काम करता है, मतलब लाइन बाय लाइन क्या करता है, पाइथन के कोड को समझता है और उसको उसके बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का वो काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में रेलिवेंट बनती हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनको क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और भी काफ़ी वैसे डाटा है, तो धीरे धीरे मैं क्या कर दूँगा आपको, धीरे धीरे और भी नोट्स में इनको ऐड करवाता रहूँगा। ठीक है, एक बार में अगर आपको करवाऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सर कितना नोट करें हम। ओके, हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो फिर से वही स्टेटमेंट है कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो फर्स्ट दे रखा है इन MS Word 365 क्लिपबोर्ड स्टोर टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट यू कॉपी और कट एनीवेयर, देखिए बात करिए, एंड लेट यू पेस्ट स्टोर आइटम और एनी अदर ऑफिस पर। देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसने बात करी है कि क्लिपबोर्ड के अंदर आप क्या करते हो, आप स्टोर करते हो तो कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी ग्राफिक्स या फिर फोटो वगैरह आप स्टोर कर सकते हो, जिसको आपने क्या किया, या तो कॉपी किया होगा या तो आपने कट किया होगा, और आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि हम किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड दे रखा है वाटर मार्क इन MS Word आइडेंटिफाई यूज टू ऐड इनटू अ पेजेस टू of your document logo, image or other identify marks, protect your content by inserting text or images over the content, identify the project status and security requirement। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारी करेक्ट है। ठीक है, वाटर मार्क हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है वाटर मार्क, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारे पास ये आइडेंटिफाई मार्क लगाया हुआ पीछे यहाँ पे ये है ना, तो ये क्या एक तरीके से ये हमारा वाटर मार्क है। ओके, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखिए कि यार आप क्या कर सकते हो, कोई चीज़ कॉपी करते हो MS Word में, उसको आप कहीं पेस्ट कर सकते हो, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दूसरा है वाटर मार्क जो आप है उसको यूज़ करते हो और ये आइडेंटिफाई मार्क का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके कंटेंट को, है ना, ये काम करता है हमारा कौन, वाटर मार्क। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें इससे मिलती जुलती पूछी, अगर हम बात कर लेते हैं क्लिप बोर्ड की, जैसे बात करिए ना यहाँ पे, तो क्लिप बोर्ड के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही पूछा जाता है कि कितने आइटम है जो क्लिप बोर्ड स्टोर कर सकता है ना, जैसे बोल लेते हैं कि मैक्सिमम कितने आइटम, मैक्सिमम हाउ मच आइटम्स क्लिपबोर्ड होल्ड। तो आप बोलेंगे सर ये एक टाइम पे मतलब मैक्सिमम कितने कर सकता है, 24 आइटम्स को अपने अंदर एक तरीके से कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने 24 चीज़ें कोई कॉपी की है ना, तो अगर मुझे उसको देखना होगा तो मैं देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करूँगा, यही पूछा जाता है एग्जाम में। कि मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, क्लिप बोर्ड या फिर क्लिप बोर्ड मेनू अगर आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। ठीक है, या फिर आप इसका लेना कि अगर मुझे क्या करना है, क्लिप बोर्ड मेनू कर लेना या फिर हिस्ट्री कर लेना,
मीनू या फिर हिस्ट्री अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो। हिस्ट्री को आपको करना है, व्यू करना है, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो, विंडो की प्लस अवी, विंडो की यूज़ करते हो प्लस आप अवी का यूज़ करते हो। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 10 आइटम कॉपी करी हैं, मुझे उसको देखना है, तो मुझे देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड लगानी पड़ेगी, विंडो की प्लस अवी को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। फिर उससे क्या होगा कि जो भी आइटम्स मैंने पहले कॉपी किए होंगे ना, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। मान लेते पहले मेरी आइटम ये वाली है, फिर दूसरी मेरी यहाँ पे, तीसरी मेरी यहाँ पे, फिर जो मुझे यहाँ पे दोबारा से यूज़ करनी है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं पे भी उसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है बस इसका, और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और जो डेली लाइफ में कोई चीज़ कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं ना, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये वाली। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये चीज़ें समझ नहीं होती, रटनी नहीं होती। ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूछी गई भी हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर मार्क का है, तो वाटर मार्क का यही पूछा जाता है कि घोस्टेड टेक्स्ट होता है। ये एग्जांपल नहीं कितनी बार पूछा गया है कि घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द डॉक्यूमेंट, बिहाइंड द डॉक्यूमेंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बेटा हम वाटर मार्क बोल देते हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे एक घोस्टेड मतलब छुपा हुआ एक तरीके से टेक्स्ट है, यहाँ पे जो फोटो देख रहे हो ना पीछे, एक तरीके से क्या है, घोस्टेड टेक्स्ट ही है ना आपके लिए, भूतिया मतलब नॉर्मली हम भूतिया बोलते हैं उसको, पर एज क्या होता है, थोड़ी छुपी हुई थी, हिडन होती है थोड़ी, है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर मार्क बोल देते हैं। तो ये पूछी जाती हैं सारी चीज़ें, एग्जाम रेलिवेंट है, नोट करके आपने लिख लेनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको रिमूव करना होगा वाटर मार्क को, जैसे मैंने यहाँ पे वाटर मार्क लगाया ना और मुझे इसको रिमूव करना होगा, मान लेते हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे। और ये बेसिकली आपका कहाँ आता है, जब आपको रिमूव करना है वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क। जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ ना, अगर आप इसको ना थोड़ा ग्राफिकली भी समझ लेना तो वो सारी चीज़ें अच्छी समझ आती हैं। तो आप डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा बेसिकली वाटर मार्क का, ओके, वाटर मार्क का। फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव वाटर मार्क, रिमूव वाटर मार्क। तो उससे क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे वाटर मार्क लगा है ना पीछे वाला, इसको मैं वहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो यही चीज़ पूछी जाती है कि वाटर मार्क आपको कहाँ मिलता है ना। तो जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें आप देखोगे डिज़ाइन है, जो हमारा टैब होता है ना, उसके अंदर आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। तो ये जो भी सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, तो यहाँ पे हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द विजन वेदर द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बेसिकली वही फिर से ट्रू और फॉल्स आप बताओ कि इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा यहाँ पे फॉल्स है। इन विंडोज 10 रिमोट डेस्कटॉप लेट यू कनेक्ट टू एंड कंट्रोल कंप्यूटर फ्रॉम रिमोट डिवाइस बाय यूजिंग रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि रिमोट डेस्कटॉप का मतलब ही क्या होता है कि मान लेते हैं मुझे अगर आपके कंप्यूटर को कहीं और से देखना है, चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली विंडो 10 में एक फीचर आता है, बेसिकली विंडो 10 प्रो में आता है ये, ओके। अगर आपके पास विंडोज़ 10 प्रो है ना, विंडोज़ 10 प्रो, तब आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आता है, रिमोट डेस्कटॉप का एक ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है, बेसिकली मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्या करो, आपका इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है, आपको इंटरनेट चाहिए होता है, दोनों के बीच में इंटरनेट चाहिए होता है, दोनों आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होंगे। और मुझे आपका कंप्यूटर चेक करना है, मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, तो मुझे अगर आपका कंप्यूटर चेक करना है अपने मतलब घर में बैठे हुए, तो मैं क्या करूँगा, आपसे बोलूँगा कि आप रिमोट डेस्कटॉप अपनी एप्लीकेशन ओपन करो और वहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर मुझे दो, तो वो नंबर मैं अपने सिस्टम पे डालूंगा। तो आपका सिस्टम की एक इमेज या फिर जो आपका सिस्टम एक्चुअल में कैसा दिख रहा है या फिर कैसा आपको दिख रहा होगा एक्चुअल में ना, उसका एक छवि मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। फिर अपने यहाँ पे एंड पे मैं सारी चीज़ें देख के आपका सिस्टम ठीक कर पाऊँगा। तो इसको बोलता है रिमोट डेस्कटॉप फीचर। तो ये आपका क्या करता है, विंडो 10 में काम करता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, इन विंडोज 10 पावर एंड स्लीप ऑप्शन इज़ यूज टू सेव। देखो ये स्टेटमेंट तो ये ठीक है, क्योंकि पावर और स्लीप का आपको समझ ही रहे हो ना, कब यूज़ करेंगे पावर और स्लीप को, जब मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है और अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ाना है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। व्हेन यू कॉपी और कट समथिंग इन विंडोज इट कॉपी टू क्लिपबोर्ड फॉर। देखो यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गई जो ऊपर मैंने आपको बताई कि जब भी आप कोई चीज़ कट करते हो या कॉपी करते हो, वो कहाँ जाती है बेटा, आप क्लिपबोर्ड के अंदर जाती है। और मैक्सिमम आप कितनी एक टाइम पे कॉपी कर सकते हो, 24 आइटम आप कॉपी कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो जितने आपके डाउट्स हैं शायद वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा कुछ और डाउट रहता हो आपके मन में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया करो। बाकी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, कुछ होता हो तो वो भी आप नीचे नीचे कमेंट करके बता दियो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट भी हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें होती है आप मुझे नीचे अच्छे ढंग से आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन MS Excel 365 विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर गिविंग नेम। देखो जब आप नाम वगैरह देते हो ना, किस में देते हो, बेसिकली जब आप
एक्सेल की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर बन जाएगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट रखा है एम एस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड, बेसिकली यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी शिफ्ट प्लस F11 आप यूज़ करते हो जब आपको कोई एक नई शीट ऐड करनी है, तब आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करते हो। बाकी देखो और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको एक और शॉर्टकट की बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बताई थी कि आप क्या करते हो, एक और शॉर्टकट की यूज़ करते हो जिसकी हेल्प से भी आप नई वर्कशीट ऐड कर सकते हो। अगर किसी को याद हो मुझे नीचे, चलो मैं आप बता ही देता हूँ, कमेंट किया करना। आपको 2 होमवर्क दिया वो मुझे बताएंगे, इसको बोलते हैं हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11। इससे भी आप क्या कर सकते हो, नई वर्कशीट ऐड कर सकते हो। ठीक है, न्यू, और आपको क्या करना है, वर्कशीट ऐड करनी है। तो एक तो ये वाली शॉर्टकट कमांड है और दूसरी आपकी ये वाली है। तो कोई भी पूछी जाए तो आपको क्या करना है, नोट बना रहे हो, कॉपी में नोट बना के लिख रहे हो, दोनों लिख लेना, शिफ्ट प्लस F11 या फिर अल्ट शिफ्ट प्लस F1, दोनों सर हम यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना है, एक नई वर्कशीट अपने एक्सेल के अंदर अगर ये बनानी है तब हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी देखो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, वर्कशीट नेम कैन कंटेन ओनली एनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर। तो बेसिकली ये करेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो ये करेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। ये याद रखना, ये भी करेक्टर ना, ये कोई भी अगर नाम देते हैं ना किसी वर्कशीट का, ठीक है, जब भी हम नाम देते हैं ना किसी वर्कशीट का, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते उसमें, ये रिजर्व सिंबल होते हैं। नेक्स्ट रखा है, वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिकिंग द शीट टैब क्लिकिंग रीनेम। देखिए ये हम कर सकते हैं, वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय डबल क्लिकिंग, तो ये हम डबल क्लिकिंग से भी कर सकते हैं ऑन द वर्कशीट एंड टाइपिंग अ न्यू नेम, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड है सारी, और ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो इससे मिलते जुलते और क्या क्या टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, नाम की बात कर लेते हैं ना, कि जो हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट होती है, जैसे मान लेते हैं आपने अपनी एक्सेल की वर्कशीट ओपन करी है और मैंने आपको बताया था कि आपका नाम और एप्लीकेशन का नाम कहाँ दिखता है, आपके टाइटल बार के ऊपर दिखता है। टाइटल बार के आपको क्या दिख जाता है, यहाँ पे नाम दिख जाता है, यहाँ पे क्या दिख जाता है, नाम दिख जाता है। मान लेते हैं मेरे पास क्या आ गई, बुक 1, ठीक है, book1.xlsx, ये इसकी क्या एक्सटेंशन होती है, और ये कौन सा एप्लीकेशन हमारी एक्सेल की है, तो यहाँ पे ये भी लिखा होगा कि एक्सेल की एप्लीकेशन है हमारी। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ मिल जाती हैं, टाइटल बार के ऊपर मिल जाती है। एक तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, दूसरा नेम ऑफ एप्लीकेशन, ये हमें टाइटल बार के ऊपर देखने को मिल जाती है। अब देखो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे मेरा यहाँ पे नाम क्या है डॉक्यूमेंट का, मेरे एक्सेल शीट का, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, book1.xls, ये मैंने लिखा है। अगर मुझे इसको क्या करना है, कल को मुझे इसको चेंज करना है, तो मेरे पास कितने करेक्टर मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कितने करेक्टर की लेंथ अलाउड है एक्सेल में, अगर आप किसको नाम देना, जैसे यहाँ पे book1 लिखा है, तो कल को मुझे कोई और नाम देना है, book1 को चेंज करना है मुझे नाम, तो मैक्सिमम मैं 31 करेक्टर ही यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इसको ऐसे नोट कर लेना कॉपी पे, किस तरह, अगर हमें मैक्सिमम कितने मिलते हैं, 31 करेक्टर्स मिलते हैं। 31 करेक्टर मिलते हैं किसके लिए, जब हमें क्या करना है, एक्सेल में कोई नाम देना है, ठीक है। मैक्सिमम करेक्टर्स लेंथ अलाउड फॉर एन एक्सेल वर्कशीट नेम, एन एक्सेल वर्कशीट नेम। ओके, समझ गया ना, जैसे यहाँ पे book1 दे रखा है, कल को मुझे चेंज करना है इस book1 को, इसके book1 की जगह मैंने डाल दिया मान लो ABCDXYZ ऐसे करके डाल दिया, पर मैं कितने डाल सकता हूँ, कितना नंबर मतलब लंबा रख सकता हूँ नाम, तो मैं सिर्फ 31 करेक्टर तक ही लंबा रख सकता हूँ, ये आपने नोट करके लिखना है। बाकी देखो और क्या चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक चीज़ ये पूछी जाती है एक्सेल में काफ़ी बार कि कितनी बाय डिफ़ॉल्ट ना वर्कशीट्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रिकी हैं, वो आपको बता देता हूँ कि अगर बात कर लेते हैं एक्सेल 2007 की, एक्सेल 2007 की, और बात कर लेते हैं हम एक्सेल 365 या फिर 2019 की, है ना, इन दोनों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि देखो एक्सेल चाहे 2007 है, चाहे 2010 है, या फिर कोई भी एक्सेल है, मतलब 2019 वाले को छोड़ के, बस आपने ये लिख ध्यान करना है कि सिर्फ 2019 वाले को छोड़ के और कोई भी एक्सेल होगी, उसमें क्या होती है सर, हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं। तो देखो जब एक्सेल 2007 या फिर किसी और की बात करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी होती है, 3 हमें मिलती हैं। कौन कौन सी होती है, शीट हमारी नंबर 1, दूसरी शीट हमारी नंबर 2, और तीसरी हमें कौन सी मिल जाती है, शीट नंबर 3। पर जब हम बात करते हैं चाहे एक्सेल 365 की या फिर एक्सेल 2019 की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होती है, 1 शीट ओनली, बस आपने ये याद रखना है। और ये एग्जाम पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि एक्सेल 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स कितनी होती हैं, तो वो क्योंकि बच्चों ने पढ़ा होता है पहले की, सर हमने तो 3 पढ़ा है, पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर एक्सेल 2019 की बात करें ना, तो वहाँ पे सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आपको शीट मिलती है,
बाद में अपनी चाहे आप क्रिएट तो कर सकते हो Alt+F, मतलब Shift+F11 से, बाकी Alt+Shift+F1 से आप नई क्रिएट तो कर सकते हो, पर जो पहले से ही ऑटोमेटिकली आपको जब एप्लीकेशन आप ओपन करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितनी मिलती है, एक ही मिलती है। और वही 2007 चाहे 2010 या फिर उसके बाद के भी 2021 की भी बात कर लेते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी मिलती है, 3 मिलती है। अब सर कईयों को पता नहीं होगा सर कौन सी शीट की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। जब आप एक्सेल ऐसे ओपन करोगे अपनी ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ शीट्स मिलेंगे। मान लेते हैं आपने अपनी एक्सेल ओपन करी, ये आपका कौन सा आ गया, आपका रिबन आ गया पूरा। मैं रिबन ड्रॉ नहीं करूँगा, ये रिबन मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको पता है आपकी एक्सेल की शीट आपकी ऐसी होती है, रोज एंड कॉलम्स में आपकी एक्सेल की शीट होती है पूरी की पूरी। ओके, अब यहाँ पे क्या होती है, आपकी कुछ शीट दिखती है। जब आप इसको ओपन करते हो ना, तो आप कभी देखेंगे आपके पास अगर 2007 का एक्सेल है, चाहे 2010 का, मतलब 2019 वाले को छोड़ के अगर कोई आपके पास एक्सेल है, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 3 शीटें मिलेंगी। यहाँ पे मिलती है शीट नंबर 1, इसके बाद आपको मिल जाती है शीट नंबर 2, इसके बाद आपको मिल जाती है यहाँ पे शीट नंबर 3। और बाय डिफ़ॉल्ट आप कौन सी शीट के ऊपर होते हो, सबसे पहले आप शीट नंबर 1 के ऊपर होते हो। ठीक है, पहले सबसे पहले आप जब ओपन करते हो ना, आपको दिखती तो 3 शीट हैं, शीट नंबर 1, 2, 3 दिखती है, पर आप अभी करंटली कौन सी शीट के ऊपर होते हो, 1 के ऊपर होते हो। फिर उसके बाद जैसे आप 2 के ऊपर जाओगे तो फिर आपको 2 वाली शीट दिखेगी। जैसे मान लेते हैं अभी मैं 1 पे था तो मुझे 1 का इंटरफेस दिख रहा था, और जैसे मैं 2 के ऊपर गया तो मुझे कौन सा इंटरफेस दिखेगा, 2 का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने बोलने का मतलब था कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हो आपको कितनी शीट्स मिलती हैं, 3 शीट्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये कुछ डाटा होता है जो बच्चे समझते नहीं है। बस इसको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल इन सभी चीज़ों को देखोगे ना, एकदम अगर देख पाओगे ना, जैसे फोटो वगैरह देख लेना, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा सर आप इसकी बात करें कि एक्सेल जो नीचे शीट्स दी होती हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और अगर 2019 की बात करें, 19 मैंने तो आपको तभी लिखवाया क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है, एग्ज़ाम में बच्चे मैक्सिमम उसको गलत करते हैं कि उसमें कितनी वर्कशीट होती है, सिर्फ एक वर्कशीट होती है। बाकी देखो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बात कर लेते हो कि जो हमारे एक्सेल का जो एक तरीके से कौन सा सिंबल होता है जो यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए, तो सर हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं, है ना। बाकी इंसर्ट मैंने वर्कशीट का बता ही दिया, Alt-Sheet F1 का आप यूज़ करते हो, Shift+F11 का तो आप यूज़ करते ही हो, बाकी दूसरा तो मैंने वो आपको बता ही दिया। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बताना कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू और दूसरी हमारे पास फॉल्स है। तो देखो अगर बात कर लेते हैं, इफ़ द वैल्यूज ऑफ सेल A15, A16 are 4 and 3 respectively, the formula A15 raised to power A16 is entered, then the cell A17, then the cell value of A17 will be 64। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी। समझा देता हूँ मैं क्या मैं कैसे सोल्व हुआ इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल 365 फंक्शन नेट वर्क स्टेट रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्क स्टेट बिटवीन। हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इन एम एस एक्सेल 365 और रेडार चार्ट इज आल्सो नोन एज स्पाइडर चार्ट और अ वेब चार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है, कैसे होगा इसका मतलब। देखो आपको पता है जब आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट ओपन करते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से आपका कॉलम होता है, ए कॉलम आ गया, और यहाँ पे आपकी रोज चलती हैं 1 2 3। तो मान लेते हैं आपके 1 ऐसे 2 ऐसे ऐसे करके आपका कहाँ पे चला गया, आप चले गए यहाँ पे, ए नंबर कितना था यहाँ पे दे रखा था 15। ठीक है, तो ये आपका 15 नंबर आ गया, ये आपका 16 नंबर आ गया, और ये आ गया आपको मान लेते हैं 17 नंबर। ठीक है, ये आ गया 15, ये आ गया 16 और ये 17। समझ आएगा ना, A15, क्योंकि ए आपके यहाँ पे कॉलम आ गया, और 15 मतलब ये इस सेल की बात कर रहा है, 16 का मतलब होगा तो इस सेल की बात कर रहा होगा, 17 का मतलब है तो वो इस सेल की वो बात कर रहा होगा। और यहाँ पे देखो इसमें लिखा है कि अगर आपके A15 के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, A15 के अंदर आपकी कितनी है, 4 पड़ी है, तो A15 के अंदर आपकी 4 वैल्यू पड़ी है, A16 के अंदर आपकी 3 वैल्यू पड़ी है। और जब आप क्या करते हो, इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, A15 की पावर कितना आता है आपके पास, A16। तब जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है। तो देखो रिजल्ट कैसे आएगा, A15 में कितना पड़ा है, A15 में सर हमारा 4 पड़ा है। अगर 4 की पावर अगर आप 3 कर देते, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, ये वाला सिंबल होता है, इसका मतलब पावर ऑफ, है ना। तो पावर ऑफ किसका, 16 का। तो 4 जो वैल्यू थी इसकी पावर में कितना जाएगा, जो 16 के अंदर वैल्यू, तो 16 के अंदर कितना है, 3। तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब है सर हमें 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पे कितना बन जाता है सर, हमारा 64 बन जाता है, जो यहाँ पे दे रखा है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे सर एंटर प्रेस करेंगे
यहाँ पे सर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, जब ये फॉर्मूला चल पड़ेगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, हमारे पास यहाँ पे 64 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब सर यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जहाँ पे सेकंड दे रखा है कि आपके पास एक फंक्शन होता है नेट वर्क्स डे का। तो नेट वर्क्स डे का मतलब क्या आता है, जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लो कि मैं बात करूँ 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026, ओके। क्योंकि जो हमारे पास नेट वर्किंग डे होता है ना, ये किन्हीं 2 तारीखों के बीच में ना कितने हमारे काम के दिन हैं, जो ऑफिस वगैरह बच्चे या फिर जो पर्सन ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो उनके अगर मुझे एक तरीके से चेक करना होगा ना कि कितने उनके पास वर्किंग डेज हैं, है ना, नेट वर्किंग डेज जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक्सेल के पास एक फॉर्मूला आता है, वो कौन सा होता है, नेट वर्क डे। तो इसमें देख लेते हैं, मान लेते हैं इसमें कितने दिन आ गए। अगर इसमें हम 4 संडे को हटा दें, है ना, मान लेते हैं 31 दिन है हमारे पास, तो 4 संडे हमने हटा दिए, बाकी इसके अलावा मान लेते हैं कि 10 या फिर 20, मतलब 5 और छुट्टियाँ इसमें, ठीक है, 5 छुट्टियाँ फिर 10 छुट्टियाँ और है इसमें, है ना। तो मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं यहाँ पे छुट्टियाँ और संडे मिला के टोटल कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए। और इसके अलावा आपने ये याद रखना, जब हम नेट वर्किंग डे निकालते हैं ना, तो इसमें सैटरडे और संडे को छुट्टी मानते हैं। सैटरडे और जो संडे होता है ना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाता है, छुट्टी का दिन माना जाता है। तो सैटरडे संडे मान लो, तो ये कितने हो गए, सैटरडे संडे एक आपको होता है ना, एक महीने में कितने आते हैं, 4 आते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 4 आते हैं। तो संडे अगर 4 आते हैं तो ऑब्वियसली सैटरडे भी 4 आएंगे, तो टोटल कितनी छुट्टियाँ होगी, 8 छुट्टियाँ तो ये होगी। बाकी इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा एक छुट्टी होगी तो वो भी ऐड होगी उसमें। तो अगर मोटा मोटा देख लेते हैं, अगर हम इसी को कंसीडर करते हैं, बाकी इसको छोड़ो, बाकी ज़्यादा टफ नहीं रखो, इसको सिंपल इतना मान लो, आप इसको बस ऐसे कंसीडर कर लो कि सर हमारे पास मान लेते हैं नेटवर्किंग डे लगाया हमने 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, है ना। तो अगर हम बात कर लेते हैं, हमें पता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सैटरडे संडे दोनों को काउंट करता है। तो अगर दोनों को काउंट करता है तो हफ्ते में कितने दिन मानता है, ये हफ्ते में 5 दिन ही कंसीडर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 31 दिन थे, 31 दिन में सैटरडे संडे अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। तो हम बोल देंगे सर हमारे पास जो नेट वर्किंग डेज हैं 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 में कितने आएंगे सर, हमारे पास 23 आएंगे। तो ये हमें कौन रिटर्न करके देगा सर, हमें नेट वर्किंग डे का जो फॉर्मूला है एक्सेल में, वो हमें इस चीज़ को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो है फॉर्मूला पूरा पूरा वर्क करता है। बाकी जो एक रेडार चार्ट होता है वो एक्सपाइडर चार्ट की तरह दिखता है, तो ये आप देख लेना, क्योंकि ये फोटो से समझ आएगा यहाँ पे आपको। ये जो रेडार चार्ट होता है ना, वो दिखता है एक, जैसे होता है ना मकड़ी का, क्या होता है, हाँ, मकड़ी का जो जाला होता है उसकी तरह दिखता है, तभी इसको बोलते हैं रेडार चार्ट को स्पाइडर चार्ट, ठीक है। तो चलो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ डाउट या कोई आपके मन में क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ लिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।